दमा या अस्थमा की यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन। दमा की यदि बात की जाए तो दमा अथवा अस्थमा एक आम तथा काफ़ी कष्टप्रद रोग है जिसकी विशेषता बार बार फेफड़ों की श्वसन नलियों का आकुंचन यानी स्पाज्म होना है। श्वास वायु के संकरी श्वास नलियों में अधिक वेग से प्रवेश करने पर सीटी की भांति स्वर उत्पन्न होते हैं जिसे व्हीजिंग कहते हैं। आयुर्वेद की मान्यता है कि वायु अन्न और उदरकवाही स्रोत में पहुंचकर कफ को उद्वेलित करती है तो श्वास रोग उत्पन्न होता है। यह 5 प्रकार का है: क्षुद्र श्वास, तमक श्वास, छिन्न श्वास, श्वास उदर्भ श्वास और महाश्वास। क्षुद्र श्वास ब्रोंकाइटिस व तमक श्वास अस्थमा कहा गया है। शेष को असाध्य रोग भी माना गया है। पुरानी कहावत है कि दमा दम के साथ जाता है। दमा अंग्रेजी शब्द अस्थमा का ही हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है जीर्ण सूजन की बीमारी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, दमा अर्थात दम का घुटना अर्थात श्वास लेने में कठिनाई होना। जब फेफड़ों की नलियों में किसी कारणवश अकड़न तथा संकुचन उत्पन्न होता है तो श्वास लेने में तकलीफ होती है। यही अवस्था श्वास रोग दमा या अस्थमा कहलाती है। विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में घोषित किया गया है। दमा का दौरा। यदि दमा के या अस्थमा के दौरा पड़ने की बात करें तो श्वास नलिकाओं के आकुंचन के फलस्वरूप वायु भीतर खींचने में दिक्कत होती है तो उस वायु को बाहर निकालने में और भी अधिक कठिनाई होती है। अतः श्वास बाहर निकालने में लगातार मांसपेशियों को बल लगाना पड़ता है और ऊपर से गाढ़े चिपचिपे म्यूकस से श्वास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। अतः वायु निकालने के लिए श्रम के परिणाम में वृद्धि हो जाती है और इतनी कोशिशों के बावजूद भी पूरी हवा बाहर नहीं निकल पाती। फलस्वरूप छाती और फेफड़े आयतन में फूलने लगते हैं। रोगी प्रश्वसन में दबाव बनाए रखने के लिए होठों को सिकोड़कर सीटी जैसा बजाते हुए धीरे धीरे वायु को निकालता है। जैसे जैसे दौरा बढ़ता है, ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की श्लेष्मा झिल्लियों का रंग नीला पड़ने लगता है। बिना उपचार के यह दौरा एक खतरनाक या दुर्दम्य चक्र की भांति चलता रहता है। जितनी अधिक देर तक रोगी श्वास लेने के लिए जूझता है, दौरा उतना ही लंबा तथा उतना ही तीव्र तथा कष्टप्रद होता जाता है। दमा के प्रकार। यदि दमा के प्रकार की बात करें तो यह कई प्रकार का है जिसके कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। एलर्जिक दमा या एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा के दौरान आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो जैसे धूल मिट्टी के कण के संपर्क में आते ही आपको दमा हो जाता है या फिर मौसम परिवर्तन के साथ ही आप दमा के शिकार हो जाते हैं। नॉन एलर्जिक अस्थमा। इस तरह के अस्थमा के कारण किसी एक चीज़ का एक्सट्रीम पर जाने से ऐसा होता है। जब आप बहुत अधिक तनाव में हो या बहुत तेज तेज हंस रहे हो या बहुत अधिक ठंड लग रही हो तो बहुत बार अधिक खांसी जुकाम हो तो इस प्रकार का अस्थमा हो जाता है। चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा। यह अस्थमा का वह प्रकार है जो सिर्फ बच्चों को होता है। अस्थमैटिक बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है तो बच्चा अपने आप ही अस्थमा से उभरने लगता है।
यह ज़्यादा रिस्की तो नहीं होता, पर समय पर इसका उपचार जरूरी होता है। निमिक अस्थमा। जब आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी जैसे निमोनिया, कार्डिक जैसी बीमारी हो तो आपको निमिक अस्थमा हो सकता है। आमतौर पर निमिक अस्थमा अधिक तबीयत खराब होने पर होता है। एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। यह अस्थमा युवाओं को होता है और अक्सर 20 वर्ष की आयु के बाद होता है। इस प्रकार के अस्थमा के पीछे कई एलर्जिक कारण छिपे रहते हैं। हालांकि इनका मुख्य कारण प्रदूषण, प्लास्टिक, अधिक धूल मिट्टी और जानवरों के साथ रहना भी होता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। कई लोगों को शारीरिक सक्रियता के कारण अस्थमा हो जाता है, तो कई लोग क्षमता से अधिक कार्य करने लगते हैं तो भी वे अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। मिक्स्ड अस्थमा। इस प्रकार का अस्थमा किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार ये अस्थमा एलर्जिक कारणों से या नॉन एलर्जिक कारणों से हो सकता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार के अस्थमा होने के कारण का पता लगाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। कफ अस्थमा या कफ वेरिएंट अस्थमा। कई बार अस्थमा का कारण कोई वेरिएंट होता है। जब आपको लगातार कफ की शिकायत रहती है या खांसी के दौरान अधिक कफ आता है तो आपको अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। नाइट टाइम या नॉर्टर्नल अस्थमा। यह एक विशेष प्रकार का अस्थमा होता है जिसका निश्चित समय पर अटैक आता है या अक्सर रात के समय अस्थमा अटैक पड़ने लगे तो यह समझना चाहिए कि आप नॉर्टर्नल अस्थमा के शिकार हैं। ऑक्यूपेशनल अस्थमा। यह अस्थमा अटैक अचानक काम के दौरान पड़ता है। यदि आप निश्चित रूप से एक ही जैसा काम करते हैं, इस दौरान आपको अस्थमा का अटैक पड़ने लगते हैं या आपको अपना कार्यस्थल सूट नहीं करता, जिसके कारण भी अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। अब अस्थमा के लक्षणों की बात करें तो इसके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, सीने में भारीपन, सीने में दर्द, घबराहट, अत्यधिक खांसी, अधिक थकान, श्वास का फूलना व कठिनाई से श्वास का आना जाना, सिर में भारीपन का रहना, वक्ष स्थान में भारीपन का होना, रात्रि को खांसी आना, नाक में खुजली होना, श्वास लेने में दिक्कत पैदा होना, श्वास के साथ सीटी का बजना, छाती में दर्द व बेचैनी होना, छींकने के दौरे आना, वायु के भीतर खींचने में दिक्कत, पार्श्वशूल खांसी आना, श्वास छोड़ने में कठिनाई, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, बैठने पर आराम आना, श्वास में घुटन, मुंह का स्वाद खराब होना, सोने में कठिनाई। वर्षा काल में पूर्वी हवा चलने पर रोग का अधिक तीव्रता से होना, सीटी की आवाज़ के साथ श्वास की क्रिया होना, थोड़ा शारीरिक श्रम करने पर श्वास फूलना, दमे का दौरा पड़ते समय नाक में खुजली, नाक में स्राव तथा छाती पकड़कर हांफने की स्थिति का होना। अस्थमा के कारणों की बात करें तो अस्थमा के क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ वंशानुगत कारण, जुखाम बिगड़ने के कारण, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भय आदि के कारण, अचानक किसी खबर से आघात व शोक लगने के कारण, मनोवैज्ञानिक व एलर्जिक कारण, प्रतिबंधक तथा दबी हुई इच्छाओं को दबाने से, अति संवेदनशीलता, भारी पदार्थों का सेवन, मदिरापान, श्वास केंद्र की विकृति, सामर्थ्य से अधिक व्यायाम करना, धूम्रपान, किसी भी पदार्थ से एलर्जी होना, श्वास पेशियों की विकृति, धूल, धुआं, धूप, लू आदि का संपर्क होना, कोष्ठबद्धता यानी कब्ज का लगातार बने रहना, शीतल जल, शीतल भोजन तथा शीतल स्थान में रहना, वात कारक, रुक्ष, कफ कारक पदार्थ जैसे दही, चावल, भिंडी, अरबी, उड़द आदि का
अत्यधिक सेवन करना, दूषित वातावरण जैसे रुई धुनने की जगह चक्की चलाने का कार्य, सड़क पर मजदूरी, यातायात पुलिस, अनाज या सब्जी मंडी के कार्य आदि से भी यह हो सकता है। अकेलापन, प्रेम पाने की चाह, भावनात्मकता, अति संवेदनशीलता, ठुकराए जाने का भय एवं चिड़चिड़ापन इत्यादि भी इसके कारण हो सकते हैं। अब अस्थमा की यौगिक चिकित्सा की बात करें तो यौगिक चिकित्सा का निम्न प्रारूप हो सकता है। यम नियम। यम नियम के पालन से ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना व मानसिक तनाव के कारण को कम करना व मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का पालन करना अस्थमा में हितकर है। षटकर्म। उपचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है। नमकीन गर्म पानी द्वारा नासिका, श्वसन नली, वक्ष, पेट तथा निम्न पाचन पथ की श्लेष्मा झिल्ली में जमे हुए गाढ़े म्यूकस या श्लेष्मा को निष्कासित करने में षटकर्म से बहुत सहायता मिलती है। नेति तथा कुंजल का अभ्यास सुबह करना चाहिए। संघ प्रक्षालन दमे के रोगी की खोई हुई पाचन शक्ति को लौटाने में मदद करता है तथा कब्ज को भी हटाता है तथा कपालभाति का अभ्यास भी लाभप्रद है। आसन। आसन की यदि बात करें तो क्षमता अनुसार सूर्य नमस्कार, पवन मुक्त आसन, हस्तोत्थान आसन, द्विकोणासन, मार्जारी आसन, शशांक व भुजंगासन, धनुरासन, पद्मासन, प्रणामासन, कंदरासन, मकर आसन, गोमुख आसन, मत्स्य आसन, सिंहासन, बद्ध पद्मासन, तोलंगुलासन, परिव्रत जानुशिरासन, ताड़ासन आदि लाभदायी हैं। प्राणायाम। प्राणायाम की यदि बात की जाए तो इस महत्वपूर्ण क्रिया से संपूर्ण स्नायुविक तंत्र शक्तिशाली बनता है तथा क्षीण और असंतुलित स्वचालित तंत्रिका तंत्र में पुनः संतुलन स्थापित होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्यभेदी, उज्जाई प्राणायाम हितकर हैं। बंद में मुद्रा। अस्थमा में जालंधर बंद, उद्यान बंद, महामुद्रा, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास लाभकारी है। ध्यान। योग निद्रा दमा के दौरे को विस्तारित करने का एक प्रभावित माध्यम है। अजपाजप गले से नाभि तक सामने वाले श्वास रास्ते या श्वास पथ में सोहम मंत्र के साथ श्वास को ऊपर नीचे घुमाने का अभ्यास भी अस्थमा में लाभ करता है। इस अभ्यास से श्वास धीमी एवं उन्मुक्त होती है, अतः योग निद्रा व अजपाजप का अभ्यास हितकर है। आहार। अस्थमा रोगियों को आहार पर खास ध्यान देना चाहिए। कई बार अस्थमा रोगियों को यह पता नहीं होता कि जिस आहार को वो ले रहे हैं उसमें उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दमा का पथ्यकारक आहार की बात करें तो सादा, पौष्टिक एवं गैर उत्तेजनात्मक भोजन करें। काफ़ी मात्रा में ताज़े फल, उबली सब्जी, खासकर हरी सब्जियां खाएं। गेहूं, जौ, साठी चावल, मूंग व कुल्थी की दाल, परवल, बैंगन, बथुआ, घी, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, शहद, सुपाच्य एवं सात्विक भोजन एवं उष्ण भोजन करें। अपत्यकारक आहार की बात करें तो अस्थमा के मरीजों को दूध और इससे बनने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दही, आइसक्रीम, पनीर, घी इत्यादि से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे कफ, खांसी तथा छींक जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। श्लेष्मा उत्पादक पदार्थ जैसे चावल, मिठाइयाँ, दूध से बने पदार्थ, मैदा इत्यादि का सेवन बिल्कुल न करें। भारी तेलयुक्त व सूखे मेवे इत्यादि का सेवन न करें। अस्थमा में अन्य उपयोगी सुझावों की बात करें तो जैसे ही महसूस हो कि दौरा पड़ने वाला है, रोगी को भोजन बंद कर देना चाहिए। दबाव तथा इनहेलर की सुरक्षा लेने हेतु भागने की बजाय
कुंजल क्रिया का अभ्यास कराना चाहिए। यदि भोजन किए हुए कुछ ही समय गुजरा है तो व्याघ्र क्रिया का अभ्यास करें। तुरंत उसे जलनेति क्रिया का अभ्यास कराना चाहिए और शवासन में लेटकर उदर श्वसन में चेतना को लगाए रखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन एवं श्वास के बीच एक संबंध बना रहता है। अतीन्द्रिय स्तर पर दमा के दौरे में जो चेतना से श्वास की अलग होने की इच्छा महसूस होती है, इस अभ्यास से वह पुनः वापस लौट आती है और वह श्वास से जुड़ा हुआ महसूस करता है और अस्थमा के दौरे को टाला जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करना चाहिए। अत्यधिक चर्बी वजन को नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि मोटापे से श्वसन की तकलीफ और बढ़ जाती है। तैरना दमे के रोगियों के लिए एक उत्तम कसरत है। तेज हवा, धुआं, धूल, धूप आदि से बचें। अत्यधिक मैथुन व अत्यधिक पैदल चलने से भी दमा रोगियों को बचना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उचित यौगिक प्रबंधन से दमा के दौरे को कम किया जा सकता है तथा दमा रोग को ठीक किया जा सकता है।